Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी 101 की यूनिट 9 के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा जो पूरा कोड है बीपीसीसी 101 वो कवर हो जाएगा। तो जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है इमोशन से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इमोशंस। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या कि हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इमोशंस का एक्सप्रेस करना मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशन और उनको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशन कि इमोशन को मैनिफेस्ट हम किस तरीके से करते हैं। वी अंडरस्टैंड इमोशंस एक्सप्रेस्ड बाय अदर्स व्हेन वी ऑब्जर्व देयर नॉन वर्बल बिहेवियर। हम अगर कोई दूसरा इंसान है उसने कोई भी इमोशन अपना दिखाया है, कोई भी उसका इमोशन, हम उसे कैसे समझते हैं? उसके नॉन वर्बल बिहेवियर के थ्रू, कि जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी बॉडी लैंग्वेज हैं, उनके थ्रू, जो नॉन वर्बल बिहेवियर उसके थ्रू हम समझते हैं कि सामने वाले के क्या इमोशंस है। फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं इसमें, टोन ऑफ वॉइस आ जाती है, बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, सब कुछ इन सबसे जो नॉन वर्बल बिहेवियर इससे हम पता लगाते हैं, समझते हैं कि सामने वाले के क्या इमोशंस है। वी परसीव इमोशंस इन वेरियस वेज। हम इमोशंस को अलग अलग तरीकों से क्या है समझ सकते हैं, परसीव करते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस इज परसीव्ड मोर एक्यूरेटली फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशंस, कि अगर हमें किसी इंसान, कोई इंसान कितना खुश है, क्या उसकी हैप्पीनेस है, वो अगर हमें पता करनी है तो हम जो उसको अच्छे से परसीव कर सकते हैं, एक्यूरेटली जो हम परसीव करते हैं वो सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन से पता करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से परसीव करते हैं। वेयर एज कि अगर कोई इंसान गुस्से में है तो वो जो एंगर है वो हम ज़्यादा एक्यूरेटली परसीव करेंगे उसके वोकल्स, मतलब जो उसकी वोकल टोन है, जो टोन ऑफ वॉइस है, उससे हम ज़्यादा अच्छे से परसीव कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेटली परसीव कर सकते हैं, ना कि फेशियल एक्सप्रेशन से। फेशियल एक्सप्रेशन से हम हैप्पीनेस को ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली परसीव कर सकते हैं, और वहीं पे उसी के कंपैरिजन में अगर हम एग्रेशन को देखें तो वो हम परसीव करते हैं ज़्यादा एक्यूरेटली टोन ऑफ वॉइस से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिसमें हम इमोशंस को परसीव करते हैं। इमोशंस ओकर इन अ सोशल सेटअप, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन आर एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि जो हमारे इमोशंस हैं वो कब बाहर आते हैं। अब इमोशन तो सबके अंदर है, लेकिन बाहर कब आते हैं? जब कोई भी सिचुएशन उसे ट्रिगर करती है। तो ट्रिगर होने के लिए क्या हमें सिचुएशन चाहिए, हमें क्या सोशल सेटिंग्स चाहिए। तो जो भी हमारे इमोशंस हैं वो सोसाइटी में बाहर आते हैं, सोशल सेटअप में बाहर निकल करके आते हैं, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब किसका रिजल्ट है? हमारे सोशल इंटरेक्शंस का। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इज नॉट सेम एज एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी हम इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, ज़रूरी नहीं क्या वैसे एक्सपीरियंस करें। हो सकता है कि हम क्या बहुत दुखी हैं, और दुख में क्या है कि हम फिर भी सामने वाले को ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल ओके हैं, है ना। तो वो भी क्या, हम एक्सपीरियंस तो कुछ और कर रहे हैं बट हम एक्सप्रेस कुछ अलग कर रहे हैं। तो हमारे एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, दोनों अलग अलग भी होते हैं। कि अगर कोई इंसान क्या बहुत खुश है और खुशी में वो रो रहा है, ठीक है, अब जो क्राई, जो टीयर्स हैं वो किसको दिखा रहे हैं, वो किसको दर्शा रहे हैं कि भाई सामने वाला दुखी होना चाहिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस वो इमोशन कर रहा है वो तो खुशी का है, जो एक्सपीरियंस वो इमोशन कर रहा है वो तो खुशी का है, बट जो एक्सप्रेस कर रहा है वो अलग है। क्या उसको आंसू आ रहे हैं, वो रो रहा है, ठीक है, तो वो क्या खुशी के आंसू है। तो वहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है दोनों अलग है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एंड सोशल इंटरेक्शन एंड देयर आर सर्टेन डिस्प्ले रूल्स दैट आर स्पेसिफिक टू वंस कल्चर विद रिगार्ड टू एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अब जो भी हमें इमोशंस अपने एक्सप्रेस करने हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, डिस्प्ले रूल्स हैं, कि हमें किस तरीके से किस इमोशन को कहाँ पर डिस्प्ले हम कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते, कहाँ पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इमोशंस को, कहाँ पर नहीं कर सकते, किनके सामने करने चाहिए, किनके सामने नहीं करने चाहिए। जैसे कि जो हमारा PDA है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन क्या है? हम इंडिया में क्या है उसको अच्छा नहीं माना जाता कि हम पब्लिकली अपने अफेक्शन को शो नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते, बट जो दूसरा कल्चर है, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर में इसको काफ़ी नॉर्मलाइज करा हुआ है, काफ़ी नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्प्ले रूल्स हैं जो हर कल्चर के अलग अलग होते हैं। हमने हर कल्चर में अपने अलग अलग बना रखे हैं, हर सोसाइटी के अलग अलग रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हमारे को काफ़ी क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। डिस्प्ले ऑफ रूल्स क्या है? अ कल्चर स्पेसिफिक रूल दैट इंडिकेट्स व्हेन, टू होम एंड हाउ स्ट्रॉन्गली सर्टेन इमोशन कैन बी शोन। डिस्प्ले रूल्स क्या है कि हर कल्चर ने अपने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि हमें किस इमोशन को कहाँ पर, किस जगह पर और किसके सामने हम डिस्प्ले कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते। अगर आपको एग्रेशन है, आपके पेरेंट्स ने आपसे कोई बात करी, आपको गुस्सा आ रहा है, अब वो गुस्सा आप अपने पेरेंट्स पर नहीं निकाल सकते, उनके सामने चिल्ला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये क्या कुछ डिस्प्ले रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो लोगों ने बना रखे हैं हमारे कल्चर में। हर कल्चर में सबके अपने अपने रूल्स होते हैं और हम सबको फॉलो करने होते हैं वो रूल्स। An emotional response constitutes of physiological changes, behavioral expressive changes as well as subjective changes। अब जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है हमारा, ठीक है, जो इमोशन हमारा रिस्पॉन्स निकल करके आता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं हमारे अंदर बिहेवियरल एक्सप्रेसिव चेंजेस भी आते हैं, हमारे अंदर कुछ सब्जेक्टिव, हर इंसान में कुछ अलग अलग चेंजेस भी होते हैं, वो भी आते हैं। अब जो भी हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स है, जो भी हमारा इमोशन है जो कि फिजियोलॉजिकल चेंज लेकर के आता है हमारी बॉडी में, अब वो जो फिजियोलॉजिकल चेंज है वो किसके कारण आ रहा है? एक्टिवेशन ऑफ ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कि हमारी जो हमने कोई स्टिमुलस देखा
उसकी वजह से हमारे अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंज आया है इमोशंस के कारण, वो क्यों आया है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, वो ट्रिगर हुआ है, वो एक्टिवेट हुआ है, और उसके एक्टिवेट होने से हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए कि हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाना, हमारा ब्रेथिंग रेट हाई हो जाना। ये सब क्या है? हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो किसकी वजह से आते हैं? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से। अब आगे क्या है कि वो इमोशनल रिस्पॉन्स रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन, हमारे वो इमोशंस जो बाहर निकल करके आते हैं जो कि सर्वाइवल से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। कोई हमारे सामने खतरा है, हम उससे बचना चाह रहे हैं, उस टाइम पे जो इमोशंस निकल करके आ रहे हैं हमारे, वो किसके कारण आ रहे हैं? एसएनएस, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पर एक्टिवेट है, उसकी वजह से आ रहे हैं। अब जितना भी हमारा पॉजिटिव इमोशंस है, हमारे जितने भी पॉजिटिव इमोशंस हमारे बाहर निकल करके आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं? हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। तो ये था कि जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो आ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से। सर्वाइवल से रिलेटेड जितने भी इमोशंस निकल करके आते हैं वो आते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, और जितने भी पॉजिटिव इमोशंस है वो किसकी वजह से आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से। अब इसी में एक दूसरी टर्म भी है कि इमोशन हमें किस तरीके से एक्सप्रेस करने हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, वो तो है, साथ में इमोशन रेगुलेशन। इमोशन रेगुलेशन क्या है? द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स पीपल मेक टू मॉडिफाई देयर इमोशन। इमोशन रेगुलेशन क्या है कि जो भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस है, मेंटल एफर्ट, कॉग्निटिव एफर्ट है, बिहेवियरल एफर्ट है हमारा, अपने इमोशन को मॉडिफाई करना, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग की जगह पर हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन लेकर के आते हैं, फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं, या फिर सोचते हैं कि नहीं, इसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, इसे रिप्रेस करने देना चाहिए। तो वो गया इमोशन रेगुलेशन, कि हमने इमोशंस को रेगुलेट करना, वो गया इमोशन रेगुलेशन। डिस्प्ले रूल्स डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल और मे लीड टू वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। अब हमें ये रेगुलेशन करना क्यों पड़ता है? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि डिस्प्ले रूल्स होते हैं हर कल्चर के, कि अगर जैसे लड़कों के लिए भी है कि लड़कों को रोना नहीं होता, ये एक रूल, कल्चरल रूल, कि अगर लड़के रोते हैं तो उनको कमज़ोर माना जाता है। और इस वजह से क्या है कि जो लड़कियां हैं, बॉयज़ हैं, वो क्या है कि अगर उनको गुस्सा भी आता है, अगर उनको रोना भी आ रहा होता है कि वो बाहर हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, अगर उनको रोना भी आ रहा होता है किसी बात पे, तो वो लोग रोते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है, एक कल्चरल रूल है कि जो लड़के होते हैं उनको दर्द नहीं होता, उनको क्या रोना नहीं होता, अगर रोएंगे तो कमज़ोर मानी जाएंगी। तो इस वजह से क्या हो कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं कि अपनी मर्जी से हम उसे रोक रहे हैं उस इमोशन को। वो क्यों होता है? हमारे डिस्प्ले रूल्स की वजह से। Thus, an individual may not express his or her emotion in certain situation and may freely express them in certain other situation। कि इंडिविजुअल क्या है, कोई इंसान है, कोई अगर उसको कोई इमोशन है तो वो एक सर्टेन सिचुएशन पे तो उसे दिखा नहीं सकता, कि भाई सबके सामने नहीं रो सकते, लेकिन अकेले रूम में बैठ करके हम लोग रो रहे हैं, तो एक सिचुएशन में क्या है, हमने उस इमोशन को बाहर नहीं निकाला, उसको एक्सप्रेस नहीं करा, लेकिन दूसरी सिचुएशन में हम क्या है, दूसरे सिनेरियो में हम उसको आराम से फ्रीली हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो वो हो गया हमारे डिस्प्ले रूल्स की वजह से। Emotional regulation is significant and does play an important role in our social interaction। अब जो इमोशनल रेगुलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम अपने सोशल रूल्स को, जो भी डिस्प्ले रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। लोगों के जो ताने वो सुनने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं वो हमको फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से। तो इमोशनल रेगुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर आप किसी से लड़ाई होगा, आप उससे बीच पे पीट नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लड़ाई करोगे तो आपको पुलिस ले जाएगी। तो वहाँ पर क्या अपने इमोशंस को आपको रेगुलेट करना पड़ रहा है। इफ़ इमोशंस आर नॉट रेगुलेटेड देयर कुड बी आउटकम दैट आर अनडिजायरेबल और नेगेटिव। अगर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करते हो तो आउटकम जो निकल करके आएगा वो हो सकता है कि जो आपने सोचा था उस टाइम पर वो ना हो, क्योंकि आप अपने इमोशंस में बह गए, तो जो आपको करना था आपने कर दिया, और बाद में जो रिजल्ट निकल करके आया है वो बिल्कुल नेगेटिव हुआ, वो उसका उल्टा ही हो गया जो आपने करा था। तो वहाँ पर आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एंगर इज़ नॉट रेगुलेटेड, अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल ना करें, रेगुलेट ना करें, इट कुड लीड टू एग्रेसिव एक्शंस। उसकी वजह से हमारा कोई एग्रेसिव एक्शन हो सकता है कि हम कुछ गलत कदम उठा ले गुस्से में, सामने वाले को जो है ज़्यादा पीट दे, और उसकी वजह से उसे उसको ज़्यादा चोट लगी तो वो हॉस्पिटल में चला गया, तो हमें क्या पुलिस ले गई उठा के। तो वो वहाँ पर क्या हुआ कि हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना था, रेगुलेट करना था। वी ऑफन इन्फर इमोशन of others based on the interpretation of the minimal cues that could be minute difference in the body language। अब हम सामने वाले के इमोशन को किस तरीके से समझते हैं, इन्फर करते हैं कि उसके बारे में धारणाएं बनाते हैं कि हाँ सामने वाले ने ये कुछ क्यूज़ दिए हैं, ये इसके फेशियल एक्सप्रेशन है, और आईज इस तरीके से हैं, और बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, तो इसके क्या इमोशंस हो गए हम उस बेसिस पे समझते हैं कि सामने वाला इंसान दुखी है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हैं तो शायद ये दुखी है, अगर इसके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके के तो शायद ये खुश है। तो वो हम किससे पता लगाते हैं? कुछ क्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं, कुछ ऐसी हिंट्स होते हैं जो हम लेते हैं और जिससे हम पता लगाते हैं कि भाई हाँ सामने वाले के क्या इमोशंस है। We can understand emotions with the help of reading cues, with the help of perception of imitating। perception of imitating क्या कि जब हम भी वैसे ही एक्सप्रेशंस को इमिटेट करें, यानी कि उसको दोहराएं, उसकी नकल करें। तो हम कैसे पता लगाते हैं इमोशंस का? कि या तो सामने वाले के हम फेशियल एक्सप्रेशन के कुछ क्यूज़ है कि हाँ भाई स्माइल कर रहा है, ब्लश कर रहा है ना, आइज इस तरीके से हैं, इतना घूर घूर के देख रहे हैं तो शायद गुस्से में है। तो टोन ऑफ वॉइस हम देखते हैं, टोन ऑफ वॉइस क्या है हम उसको सुनते हैं, फिर पता लगाते हैं कि भाई गुस्से में है क्या है, तो ओके कुछ तो हम क्यूज़ लेते हैं, है ना, तो वो हो गई, उनसे भी हम पता लगाते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं,
परसेप्शन ऑफ इमिटेटिंग का हम यूज़ करते हैं। परसेप्शन ऑफ इमिटेटिंग क्या है? व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव्स एन इमोशनल एक्सप्रेशन, जब भी कोई इंडिविजुअल कोई इमोशनल एक्सप्रेशन परसीव करेगा कि सामने वाले इंसान का कोई एक्सप्रेशन उसको परसीव करा, ही और शी मे सटनली इमिटेट दैट इमोशनल एक्सप्रेशन। हम क्या करते हैं, फिर से उस इमोशनल एक्सप्रेशन को इमिटेट करते हैं। इमिटेट मतलब नकल उतारना, जैसे सामने वाला करे उसकी नकल उतारना। एंड द फीडबैक दैट ही और शी दस रिसीव्स हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ इमोशंस इन अदर इंडिविजुअल्स। फिर हम पता लगाते हैं कि हाँ भाई, हमें जो ये इमोशन करके, ये फेशियल एक्सप्रेशन को इमिटेट करके, इस बॉडी लैंग्वेज को इमिटेट करके जो हमें फील हुआ, हमें जो फीडबैक मिला अपने अंदर से, वही शायद सामने वाला भी फील करा हो। ये अनकॉन्शियसली भी होता है। दिस में occur even if one is not consciously aware of seeing the facial expression, कि भाई सामने, अगर हमने सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन इतने अच्छे से देखे भी नहीं, हम अवेयर भी नहीं कॉन्शियसली, फिर भी हम इस चीज़ को करते हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली लेवल पे होता है कि सामने वाले ने जो एक्सप्रेशंस करे हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको हमने थोड़ा सा इमिटेट करा। फिर जो हमें अंदर से फीडबैक मिला, हमने समझा कि हमें सामने वाला ये इमोशन फील कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम इमोशंस को परसीव करते हैं, समझते हैं और पता लगाते हैं कि सामने वाले के क्या इमोशंस है, जिससे कि हमें सोशली इंटरेक्शन करने में हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट क्या है टॉपिक? मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशन तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इमोशन, कि हम इमोशंस को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है इसमें, पहला जो तरीका है वो है नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट्स। हम नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे मतलब है कि सामने वाला क्या कह रहा है, हमें उस पर बिलीव नहीं करना है। हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, उसके फिजियोलॉजिकल जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, उनके बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि सामने वाले के क्या इमोशंस है। मेजर्स द एक्सप्रेसिव और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशन, जो इमोशन के हमारे एक्सप्रेसिव और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको हम मेजर करते हैं इसमें। इमोशंस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन के, फेशियल एक्सप्रेशन से हम उनको मेजर कर सकते हैं, एज वेल एज वोकल एक्सप्रेशन। वोकल एक्सप्रेशन से भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन कुड बी कैप्चर्ड बाय टेकिंग फोटोग्राफ्स और विद द हेल्प ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग्स दैट कैन देन बी एनालाइज्ड। कि हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे पता लगा सकते हैं? कि हमने फोटोग्राफ्स ले सकते हैं हम एक इंसान की, ठीक है। हम उसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस को अगर हमें जज करें, तो हम उसकी फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, जिनको बाद में हम एनालाइज कर सकते हैं। तो वो हो गया नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट में। और इसमें क्या कर सकते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस टूल भी हम यूज़ करते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टडी द मस्क्यूलर मूवमेंट्स इन फेस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब हमारी फेस की जो मस्क्यूलर मूवमेंट्स है, उसको भी मेजर करने के लिए एक टूल हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे फेशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस टूल भी बोलते हैं। Vocal instruments can also be used as a certain emotion could be associated with vocal cues patterns। अब vocal instruments भी हैं कुछ जिनको हम यूज़ करते हैं। vocal जो टोन है हमारी, जो टोन ऑफ वॉइस है, उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि हमारा जैसे एग्रेसिवनेस है, जैसे हमने पढ़ा, वो हम किससे ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली पता लगा सकते हैं? टोन ऑफ वॉइस से। तो टोन ऑफ वॉइस से भी हमारे काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, जिनको हमें समझना होता है, मेजर करना होता है। तो vocal instruments का भी हम यूज़ करते हैं। अब फेशियल हो गया, वोकल हो गया, अब क्या गया नेक्स्ट? हमारे फिजियोलॉजिकल जितने भी क्यूज़ हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, या फिर उनसे हम कैसे पता लगाते हैं कि क्या इमोशन है। इमोशन कैन ऑल्सो बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट के बेसिस पे हम इमोशंस को मेजर कर सकते हैं। टू मेजर द फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट वी कैन यूज़ पॉलीग्राफ। अब मेजर करने के लिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हमारे पास एक मशीन है जिसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को हम लाइट डिटेक्टिंग मशीन भी बोलते हैं। पॉलीग्राफ मेजर दी माइन्यूट चेंजेस दैट ऑकर इन द नर्वस सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल पॉलीग्राफ क्या करती है, जो बिल्कुल माइन्यूट एंड बिल्कुल छोटे छोटे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं, उनको भी पता लगा लेती है। पॉलीग्राफ इज अ मशीन, पॉलीग्राफ क्या है? इज अ मशीन दैट इज यूज टू डिटेक्ट द लाइन बाय मॉनिटरिंग द एक्टिविटी ऑफ द सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पॉलीग्राफ क्या एक मशीन है जो कि लाइट डिटेक्टिंग के लिए भी यूज़ करी जाती है, झूठ पकड़ने के लिए भी यूज़ करी जाती है। और ये क्या करती है, जो भी माइन्यूट चेंजेस आए हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको पता लगाती है, उसको पकड़ लेती है, उसको डिटेक्ट कर लेती है। फिर हम पर्टिकुलरली चेंजेस ऑन हाउ इजीली द स्किन कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। अब इसके बेसिस पे फिर हम पता लगाते हैं कि भाई किसी की हार्ट बीट अगर बहुत फास्ट हो रही है ना, हमने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, अब उसकी बर्थ रेट फास्ट हो गया, हार्ट रेट फास्ट हो गई है ना, और जो कंडक्टेंस है वो उसमें चेंजेस आए हैं, तो उसकी वजह से, उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं सामने वाले ने सच बोला, ये झूठ बोला, इसके क्या इमोशंस है। द प्रोसीजर that is followed in polygraphs is that the sensors are first attached to the individual and then he or she is asking various questions and the bodily responses of the individual can be monitored as he or she gives the responses। अब प्रोसीजर क्या होता है कि जो भी सेंसर्स हैं, जो भी हमारे सेंसर्स हैं, उनको हम जो इंडिविजुअल उसके फिंगर्स पे, हैंड्स पे, कहीं पर हम लगा देते हैं। फिर हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उन क्वेश्चंस के जो रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो क्या बोल रहा है उसके बोलने पे हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट है। तो हम किस पे ध्यान देंगे कि उसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या निकल करके आए हैं, और उनके बेसिस पर हम पता लगाएंगे कि हाँ भाई सामने वाले ने सच बोला है, झूठ बोला है, क्या इसके इमोशंस रहे हैं। पॉलीग्राफ हैज़ फाउंड इट्स यूज़ मेनली इन एरियाज ऑफ फॉरेंसिक। अब पॉलीग्राफ जो ये मशीन है, जो पॉलीग्राफ टेक्निक है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉरेंसिक में, क्रिमिनल साइकोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में, लॉ इन्फोर्समेंट में, जितनी भी लॉ से रिलेटेड जगहें हैं वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं।
देर आर 4 मेन वेज इन विच द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है इस पूरे टॉपिक में पॉलीग्राफ में कि भाई क्वेश्चंस पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इधर, क्योंकि जो भी इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है वो जितने अच्छे से, जितनी प्रिसाइजली और जितना सोच समझ करके क्वेश्चन को पूछ रहा है, उसी पे डिपेंड करता है कि जो हमारी जो लाई डिटेक्टिंग मशीन है वो किस तरीके से वर्क कर रही है और जो इंसान है वो किस तरीके से आंसर्स दे रहा है। तो क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें क्या डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर हम क्या 4 टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिन टेक्निक्स का जो लोग हैं, जो भी एग्जामिनर है, जो भी रिसर्चर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करता है। अब जो इसमें फर्स्ट टेक्निक है वो क्या है, द फर्स्ट वे इन विच द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इज द रेलिवेंट इररेलेवेंट टेक्निक इन विच। अब जो पहली टेक्निक है वो है रेलिवेंट इररेलेवेंट टेक्निक। अब रेलिवेंट इररेलेवेंट टेक्निक क्या होती है कि सबसे पहले क्या रहा है, रेलिवेंट, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पहला क्वेश्चन होगा, पहले हम कोई रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेंगे जो कि क्राइम से रिलेटेड है। अब रेलिवेंट इररेलेवेंट टेक्निक में क्या होता है कि पहले हम उससे कोई रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो क्राइम से रिलेवेंट है, यानी कि क्या तुमने ये क्राइम करा है या नहीं करा है। तो जो भी क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि क्या जब ये क्राइम हो रहा था तुम कहाँ थे, तो ये जो क्वेश्चन है क्राइम से रिलेटेड है ना, रेलिवेंट है उसके लिए। अब दूसरा जो इसके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इररेलेवेंट क्वेश्चन होगा, यानी कि जिसका क्राइम से कोई भी रिलेशन नहीं है, वैसा कोई क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल क्या देखा, अ क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन इज आस्क्ड, पहले क्या क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन दैट इज न्यूट्रल। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के बाद वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि जिसका क्राइम से कोई भी रिलेशन नहीं है, जो इररेलेवेंट है। एंड देन द बॉडीली चेंजेस ड्यूरिंग द रिस्पॉन्सेज टू दीज 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज मॉनिटर्ड। अब क्या करा जाएगा कि भाई जब ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले जो क्वेश्चन हो गया वो क्राइम रिलेटेड कि जब ये क्राइम हुआ तो तुम कहाँ थे। अब इसी के बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि मतलब तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स है, कि अच्छा तो मूवी देखने गए थे, कौन सी मूवी थी, उसमें एक्टर कौन था। जब ऐसी जब क्वेश्चंस पूछे जाएं तो वो क्या होगा, इररेलेवेंट। पहला क्वेश्चन रेलिवेंट होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, इररेलेवेंट होता है क्राइम से। ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बॉडीली चेंजेस आए हैं। जब हमने एक रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा था तब जो बॉडीली चेंजेस थे, जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज थे, जो मशीन ने कैच करें, पॉलीग्राफ मशीन ने, तो क्या थे, और जब हमने दूसरा इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछा तब क्या चेंजेस आए हैं। फिर हम पता लगाते हैं कि सामने वाले ने सच बोला है या फिर झूठ बोला है, जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें मिलते हैं उनके बेसिस पे। अब सेकंड जो टेक्निक होती है, द नेक्स्ट टेक्निक इज दैट ऑफ कंट्रोल क्वेश्चन टेक्निक। अब दूसरी जो टेक्निक है उसे बोलते हैं कंट्रोल क्वेश्चन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस अ कंपैरिजन क्वेश्चन इज आस्क्ड विच इज एक्सपेक्टेड टू एलिसिट एन इमोशनल रिएक्शन दैट इज सिमिलर और इक्विवेलेंट टू दैट इन क्राइम रिलेटेड क्वेश्चंस। अब कंट्रोल क्वेश्चन टेक्निक में क्या होता है कि भैया कंपैरिजन क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम उससे डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे भाई ये क्राइम तुमने करा या नहीं करा, या तुमने इसको मारा था या नहीं मारा था। हम क्या है, उसी से रिलेटेड, उन्हीं इमोशन से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि जिनके इमोशन सेम हो। अगर हम उससे क्वेश्चन पूछ के क्या तुमने इस इंसान को मारा था, तो जो इसके इमोशंस निकल करके आएंगे उसी वैसे ही हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे जिसके इमोशन सेम हो। हम उससे ये ना पूछ करके कि भाई क्या तुमने इसे मारा है, हम उससे पूछेंगे कि भाई क्या तुमने पहले कभी किसी को ऐसे मारा था, या कभी पहले तुम्हारी किसी से ऐसी लड़ाई हुई जिसमें तुम्हें इतना गुस्सा आया हो, इतने तुम्हारे इमोशंस आए गए हो। हम उससे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर हम कंपेयर करेंगे, हमने उससे क्या वैसे ही क्वेश्चन पूछा है जो कि जिसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज हमारे क्राइम रिलेटेड क्वेश्चन से मैच करते हो। फिर हम कंपेयर करेंगे उन दोनों इमोशंस को कि हाँ भाई इसने पहले भी इतने हाई इमोशंस वाला कि इतने गुस्से में किसी को मारा पीटा ऐसा कर रखा है काम, तो शायद ये अब की बार भी कर सकता है। तो हम उससे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसके इमोशंस क्या हैं हमारे क्राइम रिलेटेड क्वेश्चंस के इमोशन से मैच करते हो। तो वो हो गया हमारा कंट्रोल क्वेश्चन टेक्निक, जिसमें हम कंपेयर क्वेश्चंस पूछते हैं। थर्ड जो टेक्निक है, अनदर टेक्निक इज गिल्ट नॉलेज टेस्ट। गिल्ट नॉलेज टेस्ट में हम क्या करते हैं, वेयर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड दैट आर मोर लाइकली टू आंसर बाय एन इंडिविजुअल हु आर गिल्टी। फर्दर द क्वेश्चन आस्क्ड हैव मल्टीपल चॉइसेस। तो इसमें क्या होता है, गिल्ट नॉलेज टेस्ट में हम पता लगाते हैं कि भाई सामने वाला जो इंसान है जिसको हमने बैठा रखा है, क्या ये सच में इसने ये क्राइम कराया या नहीं करा। तो जो भी जिसने भी क्राइम करा होता है हम उसको बोलते हैं गिल्टी। तो यहाँ पर क्या गिल्ट नॉलेज टेस्ट है कि सच में इस इंसान ने ये काम कराया नहीं करा। तो हम उससे क्वेश्चन इस तरीके के पूछते हैं कि भाई इनडायरेक्ट हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसका आंसर उसी के पास हो जिसने ये क्राइम करा है। कि भाई हम उससे पूछते हैं, देखो ये शू देखा है, ये घड़ी देखिए, ये हमें क्राइम सीन पे मिली थी और ये तुम्हारी है, ये तुमसे बिलोंग करती है, तो ये क्राइम क्या तुमने करा है। तो हम उससे इनडायरेक्ट पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये घड़ी तुम्हारी है, क्या ये शू तुम्हारा है ना। हम जो ये यहाँ पे ये जो पीस मिला है, ये फिर जो भी ये सामान मिला, ये तुमसे बिलोंग करता है उस क्राइम सीन पे, ये तुम्हारा है क्या नहीं है। तो वहाँ पे जो भी इमोशनल रिएक्शन उस इंसान के होंगे अपने से बिलोंग करते हुए सामान को देखकर कि हाँ भाई ये घड़ी तो मेरी है, या ये शू तो मेरा ही है, या फिर ये गन तो मेरी ही है ना। तो ऐसे जब हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, जो इमोशनल रिएक्शन उसके निकल करके आते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो उसके होते हैं, फिर हम मेजर करते हैं उसको और फिर हम पता लगाते हैं कि हाँ भाई सच में ये गिल्टी है, ये इंसान की नहीं है। तो हम उससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट जो है द फोर्थ टेक्निक इज द गिल्ट एक्शन टेक्निक। गिल्टी एक्शन टेक्निक क्या है, वेयर द रिस्पॉन्सेज ऑफ द इंडिविजुअल्स आर ऑब्जर्व्ड एज दे आर प्रोवाइडेड विद स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्शंस दैट दे मे हैव कमिटेड। अब जो लास्ट टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं कि सामने वाला जो भी इंसान को हमने बैठा रखा है उसको हम बोलते हैं कि देखो ये जितना भी सामान ये तुम्हारा है, तुमने पहले भी ऐसे किसी इंसान के साथ ऐसा काम कर रखा है और तुम्हारे पास एक रीज़न भी था इसको मारने का, तो ये क्राइम क्या तुमने ही करा है। हम उसको ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, उसको ये बोलते हैं, उसको स्टेटमेंट्स देते हैं कि हाँ देखो ये क्राइम तुमने करा है। जो भी एक्शन उसने करा हुआ है हम उसको वो बताते हैं कि देखो तुमने ऐसे ऐसे इस तरीके से
उस इंसान को मारा है, हम उसको जो भी एक्शन रहा होगा, जो उसने एक्शन कमिट करा होगा, हम उसको वही बताते हैं, वही उसको स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। वो गया गिल्टी एक्शन टेक्निक कि जो भी उसने गलत काम करा है, जिसकी उसको गिल्ट होनी चाहिए, उस एक्शन की स्टेटमेंट्स हम उसे बताते रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं, उसको सुनाते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब सुन के, वो सारी स्टेटमेंट्स सुन करके उसके अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस निकल करके आए हैं, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, और वो हम मेजर करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि सामने वाले इंसान ने सच में ये क्राइम कराया कि नहीं कराया। तो ये 4 टेक्निक्स थी जो लोग यूज़ करते हैं पॉलीग्राफ मशीन में, जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है वो यूज़ करता है और पता लगाते हैं कि सामने वाले ने सच बोला है या झूठ बोला है। द पॉलीग्राफ कैन बी यूज नॉट ओनली टू मेजर इमोशंस बट ऑल्सो इन द वे टू डिटेक्ट लाइन, जो कि हमने पढ़ लिया। दो देयर आर नंबर ऑफ इशूज विद रिगार्ड टू वेदर पॉलीग्राफ कैन बी इफेक्टिवली यूज इन डिटेक्टिंग लाइन। अब क्या होता है कि इसकी जो मेन एडवांटेज है, वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट इज दैट देयर इज नो यूज ऑफ लैंग्वेज एंड दस दे आर कल्चर फेयर एंड दे आर कंपेरेटिवली लेस सब्जेक्टिव। अब जितने भी हमने नॉन वर्बल टेस्ट देखे हैं, इनकी सबसे मेन एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे लैंग्वेज का कोई यूज़ नहीं है, कि हम सामने वाले की कोई लैंग्वेज पे हम उसकी लैंग्वेज पे हम बेस्ड नहीं है कि भाई जो वो बोल रहा है वही सच, नहीं, या फिर जो मुँह से एक्सप्रेशंस बोल, जो भी हम बता रहे हैं कि हाँ भाई मैं ये फील कर रहा हूँ, ये वो फील कर रहा हूँ, ये सब वो सब, तो हमें को उस पर बेस्ड नहीं है हमारे कोई भी मेजरमेंट। हमारी मेजरमेंट किसके बेसिस पर है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इमोशनल जो भी फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो वॉइस टोन है ना, उसके ऊपर है। तो क्या है? कल्चरल फेयर है और कोई भी इसमें क्या बायसेस नहीं आ पाते। एंड देयर आर कंपेरेटिवली लेस सब्जेक्टिव, और लेस सब्जेक्टिव का मतलब कि हमारी सब्जेक्टिव जो भी हमारी सोच है वो उसमें नहीं आती। दो देयर आर नंबर ऑफ डिसएडवांटेज, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एज वेल एज इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेजर मोर कॉम्प्लेक्स इमोशंस। हम क्या करते हैं कि बहुत से जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस है हम उनको मेजर नहीं कर पाते इसकी वजह से। एंड दस दे कुड बी यूज इफेक्टिवली ओनली विद द बेसिक इमोशंस। हमने जितने भी अभी फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए और टोन ऑफ वॉइस के लिए जो पॉलीग्राफ मशीन है, इसमें क्या हम कोई भी कॉम्प्लेक्स इमोशन हम नहीं समझ पाते, सिर्फ बेसिक इमोशंस के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब पॉलीग्राफ जो मशीन है वो भी लाइट डिटेक्टिंग के लिए यूज़ करी जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो काफ़ी मिक्स होते हैं, कि जब हमें फियर में है, हम स्ट्रेस में है ना, किसी इंसान को हम उसको बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट होगा, तुम उधर बैठेंगे, तो पहले ही वो इतना एंशियस हो जाता है, इतना स्ट्रेस में चला जाता है कि स्ट्रेस में कभी कभी वो गलत कर देता है। या फिर जब हम फियरफुल होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे इमोशंस होते हैं, जब हम झूठ बोल रहे हैं तो जो इमोशंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो कई बार लाइट डिटेक्टिंग मशीन तो वो तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही देखेगी ना, उसको भी पता लगाएगी, तो वहाँ पे क्या इंसान का झूठ नहीं भी बोल रहा होता तब भी झूठ हो जाता है। और अगर कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के बैठा हुआ है तो उसको पता नहीं लगा पाती। और जितने भी कॉम्प्लेक्स जो इमोशंस है हमारे, उसको भी क्या लाइट डिटेक्टिंग मशीन और जितने भी नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे वो पता नहीं लगा पाते। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो ये थे नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट। अब आगे हम पढ़ते हैं सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर्स। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर क्या दूसरी टेक्निक है? एक तो थी हमारी मेजरमेंट ऑफ इमोशन में नॉन वर्बल इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरी क्या है? सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर का क्या मतलब है कि एक क्वेश्चनियर हमें दे दिया जाता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, फिर हमें अपने आप उनको टिक करना होता है, जितने भी क्या हमारे सामने क्वेश्चन है उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन है, हम उसको टिक करें, तो वो क्या है? सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर कि हम खुद से कर रहे हैं उसे। इमोशंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर एज वेल। एन इंडिविजुअल कैन बी आस्क्ड टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चनियर। हम क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल पे हमें जिसके भी इमोशंस हमें जानने, हम क्या करते हैं उसको क्वेश्चनियर दे देते हैं, उसको क्वेश्चन देते हैं और उसके रिस्पॉन्सेज हमें जानने होते हैं। तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, जो भी तुम्हारा इसके लिए जो भी आंसर है उस पर टिक करो। Such measures are mainly related to subjective component of emotion and such as the subjective feelings can be measured only with the help of self report। अब जो subjective feelings होती हैं जो हर इंसान की अलग अलग है, अब उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें क्वेश्चनियर ही, सेल्फ रिपोर्ट ही हमारे काम आ सकती है। अब जो बेसिक इमोशंस है हमारे, जो हर इंसान को फील होते हैं, हंसना, रोना और खुशी होना, है ना, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो ये सब के तो बेसिक इमोशन है, हर इंसान इसको फील कर सकता है। बट वहीं पे जो हमारे सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस हैं जो हर इंडिविजुअल के अलग अलग हैं, लर्निंग के थ्रू आते हैं ना, कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हर पर्सन के अलग अलग उसके इमोशन लेवल होते हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग सबकी अलग अलग होती हैं, तो उनको मेजर करने के लिए हमें सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर का यूज़ करना ही पड़ता है। क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड आर लाइक, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं? व्हाट आर योर फीलिंग्स, आर यू फीलिंग सैड एंड सो ऑन, और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं। फर्दर रेटिंग स्केल्स कुड ऑल्सो बी यूज। अब हम इसमें कुछ रेटिंग स्केल्स का यूज़ करते हैं। रेटिंग स्केल्स क्या है कि क्वेश्चन होते हैं, उनके जो ऑप्शन होते हैं, फिर जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है वो उनको काउंट करता है, फिर कुछ स्केल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनसे मैच करना होता है। रेटिंग स्केल्स कैन बी इफेक्टिवली यूज टू मेजर एनी इमोशन एज वेल एज मिक्सड इमोशन। अब ये जितने भी सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन होते हैं, रेटिंग स्केल्स होते हैं, ये हमें किस में हेल्प करते हैं? जितने भी मिक्सड इमोशंस हैं उनको पता लगाने में, क्योंकि जो इंसान है जो उस चीज़ को फील कर रहा है उसको तो पता ही नहीं कि वो क्या फील कर रहा है, तो जितने भी मिक्सड इमोशन है उसकी जितनी भी फीलिंग्स है वो सब बता सकता है उस सिचुएशन में। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्टिव स्केड्यूल PANAS10। अब एक जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर के, वो क्या है? PANAS10, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट स्केड्यूल। और इसमें हम टोटल 11 इमोशंस को असेस कर सकते हैं। 11 इमोशंस को हम इस क्वेश्चनियर से पता लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कौन कौन से इमोशन है? फियर, सैडनेस, हॉस्टिलिटी, गिल्ट, शाइनेस, फटीग, सरप्राइज, जोवियलिटी, सेल्फ अश्योरेंस, अटेंटिवनेस एंड सेरेनिटी। इन सारी इमोशंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं इस PANAS10 की 10 रेटिंग स्केल के थ्रू। तो देयर आर न्यूमेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर
टू मेजर इमोशंस देयर आर नंबर ऑफ लिमिटेशन एज वेल एज टू दिस मेजर। अब इसके फ़ायदे तो हैं कि हम इससे मिक्स्ड इमोशंस को मेजर कर सकते हैं, और जो जितने भी हमारे जो सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस हैं उनको मेजर कर सकते हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग्स को मेजर इमोशंस को मेजर कर सकते हैं। बट वहीं पे इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है? देयर इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस सिचुएशन में आप क्या करते, तो आप वहाँ पर क्या करोगे कि थोड़ा सोच समझ के बोलोगे कि भाई ये बात बोलना शायद सोसाइटी को अच्छा ना लगे, हमारे पेरेंट्स को अच्छा ना लगे, तो हमें एक अलग हमारी सोशल इमेज अलग होती है। हम जो है लोगों के बीच में एक हमारी इमेज क्या है, हमारा मास्क क्या अलग होता है ना। तो वो क्योंकि सोशल डिजायरेबिलिटी कि हम फीलिंग हमारे अंदर कुछ हो रहा है, बट हमें जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग हम जवाब देते हैं हमारा। तो वहीं पे यहाँ पर भी सोशल डिजायरेबिलिटी आ जाती है कि जब हमारे को वो हमें पता है कि एक एग्जामिनर एक दूसरा ह्यूमन है जो हमारे को हमारी इमोशंस को असेस कर रहा है। तो हो सकता है अगर मैंने ये इमोशंस लिख दी, अपने ये इमोशन लिख दिया, फिर इस पर टिक कर दे, तो मुझे गलत समझे, मुझे जज करे। तो वो जो थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, उसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि जो हमारे एक्चुअल जो हमारे थॉट्स है, हमारे जो इमोशन है, हम उनको ना बता करके, उन पर ना टिक करके, हम एक सोशल डिजायरेबल जो इमोशन है कि हाँ भाई इस सिचुएशन में हर इंसान को इस तरीके से करना चाहिए, एक अच्छे इंसान बनना चाहिए, तो उस पर हम टिक करेंगे। तो वो सोशल डिजायरेबिलिटी एक बैरियर आ जाती है, इसमें एक डिसएडवांटेज है। वेयर द इंडिविजुअल में प्रोवाइड रिस्पॉन्सेज दैट सीम टू बी डिजायरेबल, कि हम ऐसा इमोशन ऐसे आंसर पे टिक करें जो कि सबको अच्छा लगे, सोशली डिजायरेबल हो, देन व्हाट ही और शी एक्चुअली फील्स, जबकि जो हम एक्चुअली फील करें, जो हमारा एक्चुअल इमोशन है, वो कुछ हो रहा है। Further, such measures are verbal and thus the use of language may not be adequate to actually capture the emotion experienced by the individual। अब क्या है, इसमें लैंग्वेज का यूज़ करा जा रहा है कि भाई हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, फिर उसमें इमोशंस वर्ड हमने लिखे हैं, तो क्या इसमें एक लैंग्वेज का यूज़ करा जा रहा है कि जो इंसान खुद से कहना चाह रहा है, खुद से बोलना चाह रहा है, खुद की जो हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, एक तो सब्जेक्टिविटी भी इसमें आ जाती है, साथ में एक कल्चरल फेयर भी नहीं है। और जब इसमें लैंग्वेज का यूज़ हो गया तो हमारे इमोशंस, कई बार हमारे इमोशंस के लिए हमारे पास लैंग्वेज भी नहीं होती कि हमको खुद को नहीं समझ में आता हमारे इमोशंस क्या है ना, या फिर हम किस तरीके से फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस है हमारी, तो वहाँ पर लैंग्वेज भी एक बैरियर आ जाती है। और जो कि लैंग्वेज क्या है, एडिक्वेट नहीं है, सक्षम नहीं है इतनी कि हम हमारे इमोशंस को कैप्चर, जो भी हम इमोशन एक्सपीरियंस करें उसको बताने के लिए, क्योंकि हम क्या है, सोशल डिजायरेबिलिटी उधर आ जाती है। तो ये थी हमारे मेजरमेंट ऑफ इमोशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशन। आई होप कि आपको समझ में आए हो, सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। और इसी के साथ जो हमारी पूरी BPCC 101 का कोड था वो हमारा कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और साथ में इंस्टा पर भी आप मुझे DM कर सकते हो। तो कोई भी क्वेरी आप बता देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया करो, ताकि क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।